नमस्कार। आज हम इतिहास की किताबों के पन्नों को पलटकर उस जमाने की पड़ताल करेंगे जब इंसान ने पहली बार पत्थर को औजार बनाना सीखा। हाँ। हमारे पास कुछ नोट्स और हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं जो हमें भारत के पाषाण युग यानी स्टोन एज के सफर पर ले जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ पत्थरों की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे बदलते हुए मौसम, घटते बढ़ते जंगलों और जानवरों के बीच इंसान ने जिंदा रहने के लिए खुद को बार बार रीइन्वेंट किया। बिल्कुल। आज हम जरा गहराई में जाकर ये समझेंगे कि ये पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, हाँ ये सिर्फ मुश्किल नाम नहीं है, हाँ बल्कि ये इंसान के सोचने के तरीके में आए जबरदस्त बदलावों के चैप्टर्स हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक शिकारी घुमंतू इंसान किसान बना और कैसे गांव और समाज की नींव रखी गई। और इस सफर को शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, ये बीसी और एडी का चक्कर क्या है? हाँ, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। बीसी में जैसे 1000 बीसी के बाद 900 बीसी आता है, गिनती उल्टी क्यों चलती है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक नंबर लाइन। अच्छा। मान लीजिए जीसस क्राइस्ट का जन्म उस लाइन पे 0 है, तो एडी यानी एनो डोमिनी 0 के बाद की पॉजिटिव गिनती है, 1, 200, 2024 एंड सो ऑन। ठीक है। और बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट 0 से पहले की नेगेटिव गिनती है। तो जब हम 1000 बीसी से 900 बीसी की तरफ आते हैं तो हम असल में समय में आगे बढ़ रहे हैं, 0 के करीब आ रहे हैं। बस इतनी सी बात है। अच्छा, तो ये एक नेगेटिव नंबर लाइन जैसा है। दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। चलिए अब इस टाइमलाइन पर अपना सफर शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास को समझने के लिए इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है ना? जी। एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न। जी। एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, जो शुरुआत से 7th सेंचुरी एडी तक है। फिर मिडीवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन भारत, जो 8वीं से 18वीं सेंचुरी एडी तक चलता है, जिसकी शुरुआत आमतौर पर इस्लामिक आक्रमणों से जोड़ी जाती है। हाँ, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री जो 18th सेंचुरी में अंग्रेजों के आने से शुरू होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये भारत में आए बड़े सामाजिक और राजनीतिक मोड़ हैं, टर्निंग पॉइंट्स हैं। एग्जैक्टली। और अगर हम और भी पीछे जाकर देखें तो पृथ्वी तो 4.5 अरब साल पुरानी है। हाँ। हम इंसानी कहानी के एक बहुत ही छोटे से हिस्से, क्वाटरनरी स्टेज की बात कर रहे हैं। इसी स्टेज में स्टोन एज की शुरुआत होती है। तो चलिए उस सबसे पहले और सबसे लंबे दौर में चलते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड यानी ओल्ड स्टोन एज। हाँ। ये 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक फैला हुआ था, मतलब लगभग 4,90,000 साल। और ये आइस एज का जमाना था। दुनिया आज से बहुत अलग थी। बिल्कुल। पैलियो मतलब पुराना और लिथिक मतलब पत्थर। हाँ। इस दौर का इंसान शिकारी था और खाना बदोश। उसका एक ही मकसद था, शिकार करना और भोजन इकट्ठा करना। और उसके हथियार भारी बेडौल पत्थर के औजार। हाँ, लेकिन उन बेडौल पत्थरों में भी एक कहानी छिपी है। वो कहानी क्या है? वो कहानी है इंसानी दिमाग के विकास की। पेलियोलिथिक पीरियड को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, लोअर, मिडिल और अपर। ठीक है। लोअर पेलियोलिथिक में इंसान एक पत्थर को तोड़कर एक ही औजार बनाता था, जैसे हाथ की कुल्हाड़ी। लेकिन मिडिल पेलियोलिथिक तक आते आते एक वैचारिक छलांग लगती है। वैचारिक छलांग? पत्थरों से इसका क्या लेना देना? लेना देना है। मिडिल पेलियोलिथिक में फ्लेक टेक्नोलॉजी आई। अब इंसान एक बड़े पत्थर को सिर्फ एक औजार नहीं, अच्छा, बल्कि औजार बनाने का एक कारखाना समझ रहा था। वो एक बड़े पत्थर से मार मार कर दर्जनों तेज धार वाले छोटे छोटे टुकड़े यानी फ्लेक्स निकालता था। ओहो। ये प्लानिंग, एफिशिएंसी और एब्स्ट्रैक्ट सोच का सबूत है। ये एक तरह से दिमाग के सॉफ्टवेयर का अपग्रेड था। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। तो ये सिर्फ बेहतर औजार नहीं थे, ये एक बेहतर दिमाग का सबूत थे। बिल्कुल। और क्या हमें भारत में इन शुरुआती इंसानों के कोई सबूत मिले हैं? हाँ, और ये बहुत रोमांचक है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पास हथनोरा नाम की जगह पर होमो इरेक्टस की खोपड़ी का एक जीवाश्म मिला है। होमो इरेक्टस? जी। यानी हमसे ठीक पहले वाली मानव प्रजाति। जी, ये भारत में हमारे पूर्वजों की मौजूदगी का सबसे ठोस सबूत है। और अपर पैलियोलिथिक तक आते आते तो होमो सेपियंस यानी हम लोग सीन में आ चुके थे। हाँ। तो जब हम आए तो क्या हमने कुछ अलग किया? What was our USP? हमारा यूएसपी था और भी बेहतर तकनीक और शायद संस्कृति। और इसका एक अजीब सा सबूत महाराष्ट्र के पाटने में मिला है। क्या? शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके। भारत में शुतुरमुर्ग? सीरियसली? हाँ,
आज यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सबूत हमें बताता है कि उस जमाने का भारत कैसा दिखता होगा, शायद आज के अफ्रीका के कुछ हिस्सों जैसा। वाह। ये एक छोटी सी खोज हमारे दिमाग में अतीत की पूरी तस्वीर बदल देती है। और फिर बेशक भीमबेटका की गुफाएं हैं। भीमबेटका की रॉक पेंटिंग्स वीएस वकांकर ने 1957 में इन्हें खोजा था। ये पेंटिंग्स ये हैं क्या? क्या ये सिर्फ आर्ट फॉर आर्ट से एक था या इनका कोई और मतलब भी था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये पेंटिंग्स हजारों साल तक फैली हुई हैं। इनमें शिकार के दृश्य हैं, नाचते गाते हुए लोग हैं, जानवर हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये शिकार से पहले की जाने वाली कोई रस्म या प्लानिंग हो सकती है। अच्छा। कुछ इसे कहानी सुनाने का एक जरिया मानते हैं। अच्छा। लेकिन जो भी हो, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है। ये उस जमाने के इंसान के मन में झांकने की एक खिड़की है। मतलब वो क्या सोचते थे, उनका समाज कैसा था? हाँ, ये सब उन दीवारों पर कैद है। तो आइस एज खत्म हो रही थी, ग्लेशियर पिघल रहे थे, बड़े जानवर जैसे मैमथ वगैरह गायब हो रहे थे। अब पैलियोलिथिक हंटर क्या करता? पुराने तरीकों से तो काम नहीं चलने वाला था ना? बिल्कुल। यहीं से एक नए दौर, मेसोलिथिक पीरियड यानी मिडिल स्टोन एज की शुरुआत होती है। लगभग 9000 बीसी से 7000 बीसी के बीच। जी, ये एडेप्टेशन की यानी बदलते माहौल में ढलने की कहानी है। और इस एडेप्टेशन का सबसे बड़ा सबूत है माइक्रोलिथ्स। माइक्रो यानी छोटा, लिथ यानी पत्थर। छोटे छोटे पत्थर के औजार। मुझे ये हमेशा थोड़ा अजीब लगा है। आमतौर पर टेक्नोलॉजी में चीजें बड़ी और ज्यादा पावरफुल होती है, यहाँ औजार छोटे क्यों हो गए? Why was smaller better? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ने चाकू के ब्लेड का आविष्कार कर लिया हो। अच्छा। पैलियोलिथिक में आपको पूरा भारी पत्थर फेंकना पड़ता था। अब मीजोलिथिक इंसान ने छोटे बहुत तेज ब्लेड मतलब माइक्रोलिथ बनाने सीख लिए। और इन ब्लेड्स को वो लकड़ी या हड्डी के हैंडल में फिट कर सकता था। मतलब दुनिया का पहला मल्टी टूल आप कह सकते हैं। अब वो भाला, तीर कमान, दराती जैसे कंपोजिट टूल्स बना सकता था। तो ये सटीकता और कुशलता में एक बहुत बड़ी छलांग थी। बिल्कुल। अब वो छोटे तेज भागने वाले जानवरों का शिकार भी कर सकता था जो नए गर्म मौसम में ज्यादा पाए जाते थे। इट वॉज अ रिवोल्यूशन इन प्रिसिजन इंजीनियरिंग। और इसी दौर में एक और बहुत बड़ा बदलाव आया ना, इंसान और जानवरों का रिश्ता बदलने लगा। हाँ, और ये शायद सबसे जरूरी बदलाव था। इंसान ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। डोमेस्टिकेशन। जी, शिकार करने के बजाय उसने जानवरों को अपने साथ रखना सीखा। राजस्थान के बागौर जैसी जगहों पर हमें जानवरों की हड्डियों के ढेर मिले हैं, जो दिखाते हैं कि यहाँ के लोग शिकार के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे थे। वो पूरी तरह खानाबदोश नहीं थे। तो मतलब एक सेमी सेटल्ड लाइफ जी रहे थे। बिल्कुल। तो इंसान अब जानवरों को पाल रहा है, एक जगह पर ज्यादा देर टिक रहा है, लेकिन अभी भी वो काफी हद तक मौसम और शिकार पर निर्भर है। तो अगला बड़ा कदम क्या था? What was the one idea that would allow them to finally stop wandering for good? वो आइडिया था जमीन से अपना भोजन खुद उगाना। खेती। हाँ, और इसी एक विचार ने नियोलिथिक रेवोल्यूशन यानी नवपाषाण क्रांति को जन्म दिया। ये दौर लगभग 7000 बीसी से 1000 बीसी तक चला। क्रांति, ये शब्द काफी बड़ा है। क्या ये सच में इतनी बड़ी बात थी? ये शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी। अच्छा। पहली बार इंसान फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बना और इस एक बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। और इसी के साथ एक और जबरदस्त विचार पैदा हुआ जो आज हमारी दुनिया को चलाता है, निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी का विचार। प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो कैसे? जब आप एक जमीन के टुकड़े पर महीनों मेहनत करके फसल उगाते हैं तो वो जमीन और वो फसल आपकी हो जाती है। सही बात है। जब आप जानवरों को पालते हैं तो वो आपके मवेशी होते हैं। यहीं से मेरा और तेरा का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और इस एक विचार को सपोर्ट करने के लिए बाकी चीजें आईं। जैसे कि मिट्टी के बर्तन यानी पॉटरी। हाँ, जाहिर है। अगर आपके पास अपनी फसल है तो उसे बारिश और जानवरों से बचाकर स्टोर करने के लिए आपको बर्तन चाहिए, उसे पकाने के लिए बर्तन चाहिए। तो हमें उस दौर के बर्तन मिले हैं। हाँ, हमें कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी मिलती है, यानी गीली मिट्टी पर रस्सी से निशान बनाकर डिजाइन बनाए जाते थे। ये सिर्फ एक बर्तन नहीं बल्कि एक कल्चर की पहचान थी। और इस पूरी कहानी को सच साबित करने वाली सबसे अहम जगह है मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान में है। बिल्कुल। इसे भारतीय उपमहाद्वीप की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। सही।
मेहरगढ़ एक ब्लूप्रिंट जैसा है जो दिखाता है कि गांव कैसे बसता है और विकसित होता है। वहां हमें गेहूं, जौ और यहाँ तक कि कपास की खेती के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं। कपास भी, वाह। जी, हमें मिट्टी की ईंटों से बने घर मिलते हैं जो समय के साथ और बड़े और बेहतर होते गए। ये एक ही जगह पर हजारों साल तक इंसानी बस्ती के विकास की कहानी है। और फिर कश्मीर की कहानी है जो बिल्कुल अलग है, बुरज़होम की साइट। बुरज़होम दिखाता है कि इंसान मुश्किल माहौल में कैसे ढलता है। वहां कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग जमीन में गड्ढे खोदकर घर बनाते थे, जिन्हें पिट ड्वेलिंग कहते हैं। जी। लेकिन वहां जो सबसे दिल को छू लेने वाली चीज मिली है वो है कुछ कब्रें। इन कब्रों में मालिकों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया है। वाह, ये तो मतलब इंसान और जानवर के बीच एक बहुत ही गहरे भावनात्मक रिश्ते को दिखाता है। हाँ, अब वो सिर्फ संपत्ति नहीं थे, वो परिवार का हिस्सा थे। एग्जैक्टली। और पास में ही गुफकराल, जिसका मतलब ही कुम्हार की गुफा है, या उत्तर प्रदेश का कोल्डी हवा, जहां दुनिया में चावल की खेती के कुछ सबसे पुराने सबूत मिले हैं। जी। ये सब मिलकर नियोलिथिक रेवोल्यूशन की पूरी तस्वीर बनाते हैं। खेती, गांव, नई टेक्नोलॉजी, पालतू जानवर और एक नया सामाजिक ढांचा जो निजी संपत्ति के विचार पर टिका था। तो हमने पत्थर में महारत हासिल कर ली, खेती सीख ली, गांव बसा लिए। व्हाट्स नेक्स्ट? अगला कदम था धातु। हाँ, इंसान ने पहली बार एक ऐसे मटेरियल की खोज की जिसे वो अपनी मर्जी से कोई भी आकार दे सकता था। बिल्कुल। और पहली धातु थी तांबा, यानी कॉपर। यहीं से चाल्कोलिथिक पीरियड की शुरुआत होती है, लगभग 3500 बीसी से 1000 बीसी तक। जी। चैल्को मतलब तांबा और लिथिक मतलब पत्थर। जी, ये एक ट्रांजिशनल दौर था जहां पत्थर और तांबे दोनों के औजार साथ साथ चल रहे थे। तो अब लोग पूरी तरह से गांव में बस चुके थे। ये ग्रामीण भारत की नींव थी। इनकी पहचान क्या थी? इनकी पहचान थी इनके खास तरह के मिट्टी के बर्तन। एक थे काले और लाल रंग के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर। अच्छा। और दूसरे थे गेरुए रंग के, यानी ओकर कलर्ड पॉटरी। उनका अंतिम संस्कार का तरीका भी अनोखा था। वो अर्न बरियल करते थे। अर्न बरियल मतलब शव को, खासकर बच्चों के शव को, एक बले मटके में रखकर घर के फर्श के नीचे ही दफना देते थे। एक हैरान करने वाली बात यह है कि ये लोग आंबे का इस्तेमाल तो कर रहे थे, लेकिन पक्की ईंटों के बारे में नहीं जानते। हाँ, उनके घर कच्ची मिट्टी के होते थे। ये थोड़ा अजीब नहीं है? खासकर जब हम सोचते हैं कि इसी समय के आसपास हड़प्पा सभ्यता फल फूल रही थी। बिल्कुल, जो पक्की ईंटों के शानदार इस्तेमाल के लिए जानी जाती है। तो इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। ये दिखाता है कि चाल्कोलिथिक संस्कृतियां, जैसे कि महाराष्ट्र के दायमाबाद या राजस्थान की बनास संस्कृति, ज्यादातर ग्रामीण थीं। अच्छा। वे हड़प्पा के शहरी लोगों से अलग थीं और शायद उनसे व्यापार भी करती थीं। राजस्थान की खेतरी खदानों से तांबा शायद हड़प्पा तक भी जाता था। लेकिन इनकी अपनी एक अलग पहचान थी। बिल्कुल, ये घोड़े के बारे में भी नहीं जानते थे। तो ये एक विकसित ग्रामीण समाज था, लेकिन शहरीकरण से दूर था। तो आज हमने देखा कि कैसे लाखों साल में इंसान ने पत्थर के बड़े औजारों से शिकार करने से लेकर छोटे और सटीक औजारों से नए माहौल में ढलने, फिर खेती करने, गांव बसाने और आखिर में धातु का इस्तेमाल करने तक का एक लंबा सफर तय किया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का विकास नहीं था, ये समाज, संस्कृति और हमारे सोचने के तरीके का विकास था। हर नया औजार, हर नई खोज इंसान को दुनिया देखने का एक नया नजरिया दे रही थी। सही बात है। पेलियोलिथिक इंसान दुनिया को एक शिकारगाह की तरह देखता था। नियोलिथिक किसान उसे एक संसाधन की तरह, अपनी संपत्ति की तरह देखने लगा। बिल्कुल। और इन सोर्सेस को पढ़ने के बाद एक विचार मेरे मन में घूम रहा है। क्या? हमने देखा कि नियोलिथिक पीरियड में पहली बार निजी संपत्ति का विचार आया। सोचने वाली बात यह है कि इस एक अकेले विचार ने मानव समाज को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया होगा। सहयोग से लेकर संघर्ष तक, समुदाय बनाने से लेकर सरहदें खींचने तक, आज भी हमारी दुनिया, हमारी राजनीति, हमारा समाज इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमता है। सच है। उस एक फसल ने, जिसे किसी ने पहली बार मेरी कहा होगा, शायद हमारी पूरी तकदीर लिख दी।